क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज होली केवल रंगों से नहीं बल्कि औषधियों से क्यों खेलते थे? वसंत ऋतु के आगमन पर जब मौसम बदलता है तब शरीर में कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस सक्रिय हो जाते हैं जो त्वचा रोगों को जन्म देते हैं। प्रकृति ने हमें एक ऐसा फूल दिया है जो देखने में तो आग जैसा लाल है, लेकिन इसका स्वभाव चंदन जैसा शीतल है। ये फूल न केवल त्वचा की हर बीमारी को जड़ से मिटाता है, बल्कि ऋतु परिवर्तन के समय होने वाले बुखार और संक्रमण से भी पूरे परिवार की रक्षा करता है। आज हम उस दिव्य वनस्पति के बारे में बात करेंगे जिसे जंगल की आग कहा जाता है, लेकिन जो असल में अमृत समान है। नमस्कार, जंगली मेडिसिन में आपका स्वागत है। आज हम जिस महान वनस्पति की चर्चा करने जा रहे हैं उसे आयुर्वेद में पलाश के नाम से जाना जाता है। इसका वानस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है और ये फैबेसी कुल का एक प्रमुख पौधा है। भारत के अलग अलग प्रांतों में इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे हिंदी में इसे टेसू या ढाक कहते हैं, मराठी भाषी लोग इसे पलास कहते हैं और गुजराती में इसे खाखरा या केसड़ो के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की भाषाओं में इसे मुतगा और पलाशम भी कहा जाता है। प्राचीन आयुर्वेदिक संहिताओं में पलाश के कई पर्यायवाची नाम मिलते हैं जो इसके गुणों को दर्शाते हैं। इसे किंशुक कहा गया है, जिसका अर्थ है तोते की चोंच जैसा सुंदर लाल फूल। इसे ब्रह्म वृक्ष भी कहा जाता है क्योंकि ये वेदों और यज्ञों में अत्यंत पवित्र माना गया है। इसे वातपोच भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो वात दोष को जड़ से उखाड़ फेंकने में सक्षम हो। महर्षि भाव मिश्र ने अपने ग्रंथ भाव प्रकाश निघंटु में पलाश के गुणों का बहुत सुंदर वर्णन किया है। आयुर्वेद के अनुसार पलाश के बीज और छाल का रस यानी स्वाद कटु और तिक्त होता है, जिसका अर्थ है ये तीखा और कड़वा होता है। इसका गुण लघु और रूक्ष है, यानी ये पचने में हल्का और शरीर में रूखापन लाने वाला है। इसका वीर्य यानी तासीर उष्ण है, जिसका मतलब है ये गर्म प्रकृति का होता है। लेकिन यहाँ एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है कि पलाश के फूलों का वीर्य शीतल होता है, यानी फूल ठंडी तासीर के होते हैं जो शरीर की गर्मी को शांत करते हैं। विपाक यानी पचने के बाद इसका प्रभाव कटु होता है। ये कफ और वात दोष को कम करता है, लेकिन फूलों के प्रयोग से पित्त दोष का भी शमन होता है। अब हम पलाश के 4 सबसे प्रभावशाली और सुरक्षित एकल प्रयोगों के बारे में विस्तार से जानेंगे। पहला प्रयोग वसंत ऋतु और होली के समय त्वचा की सुरक्षा के लिए है। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि पलाश के फूल त्वचा रोगों के लिए अमृत हैं। इसके लिए आप 2 मुट्ठी सूखे हुए पलाश के फूलों को लें। इन फूलों को 4 से 5 लीटर पानी में रात भर के लिए भिगो दें। सुबह आप देखेंगे कि पानी का रंग गहरा केसरिया या लाल हो गया है। इस पानी को उबालें और जब ये उबल जाए तो इसे ठंडा कर लें। अब इस औषधीय पानी को अपनी नहाने की बाल्टी में मिलाएं और इससे स्नान करें। ये प्रयोग विशेष रूप से होली के आसपास और गर्मियों की शुरुआत में करना चाहिए। इसका तर्क ये है कि वसंत ऋतु में कफ पिघलता है और पित्त बढ़ता है, जिससे त्वचा पर दाने, खुजली और चकत्ते पड़ सकते हैं। पलाश के फूलों का ये पानी पित्त को शांत करता है और त्वचा को संक्रमण से बचाता है। इसमें कोई विशेष सावधानी नहीं है और ये बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए सुरक्षित है। दूसरा प्रयोग पेट के कीड़ों को खत्म करने के लिए है। पलाश के बीज पेट के कीड़ों यानी कृमि के लिए आयुर्वेद की सर्वश्रेष्ठ औषधि माने जाते हैं। इसके लिए आप पलाश के बीजों को लाकर सुखा लें और उनका बारीक चूर्ण बना लें। एक वयस्क व्यक्ति के लिए इसकी मात्रा 1 ग्राम से 3 ग्राम के बीच होनी चाहिए, जो लगभग आधा छोटा चम्मच होता है। इसे सुबह खाली पेट लेना सबसे उत्तम है। इसका अनुपान गुनगुना पानी या थोड़ा सा गुड़ हो सकता है। ये प्रयोग पेट के कीड़ों की कार्यक्षमता को नष्ट कर देता है और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देता है। सावधानी के तौर पर गर्भवती महिलाओं को पलाश के बीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। तीसरा प्रयोग आंखों की रोशनी बढ़ाने और आंखों की जलन दूर करने के लिए है। पलाश के ताज़े फूलों का रस निकालकर उसे एक साफ कपड़े से कई बार छान लें ताकि उसमें कोई भी रेशा न रहे। इस रस की 1 या 2 बूंदें आंखों में डालने से आंखों की गर्मी शांत होती है। ये प्रयोग दिन में 1 बार किया जा सकता है। इसका तर्क ये है कि पलाश के फूलों की तासीर ठंडी होती है, जो आंखों के आलोचक पित्त को संतुलित करती है, जिससे रतौंधी और आंखों की लाली जैसी समस्याओं में लाभ मिलता है। सावधानी ये रखें कि रस पूरी तरह साफ और छना हुआ हो। चौथा प्रयोग पौरुष शक्ति और शारीरिक बल बढ़ाने के लिए है। पलाश के पेड़ से निकलने वाले गोंद को कमरकस कहा जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये कमर को कसने वाला यानी शरीर को मजबूत बनाने वाला होता है। आप कमरकस को घी में थोड़ा भून लें और उसका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण की 1 से 2 ग्राम मात्रा को मिश्री मिले हुए गुनगुने दूध के साथ रात को सोने से पहले लें।
ये शरीर की धातुओं का पोषण करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। ये प्रयोग विशेष रूप से प्रसव के बाद महिलाओं के लिए और कमजोरी महसूस करने वाले पुरुषों के लिए अत्यंत लाभकारी है। अब हम पलाश के 10 विशिष्ट मिश्रित योगों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जो अलग अलग बीमारियों में रामबाण का काम करते हैं। पहला योग है पलाश बीज और अरंडी का तेल। ये प्रयोग पेट के जिद्दी कीड़ों को निकालने के लिए है। इसका संदर्भ भैषज्य रत्नावली में मिलता है। इसके लिए आप 3 ग्राम पलाश के बीजों का चूर्ण लें। इसमें 1 चम्मच अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल मिलाएं। इसे अच्छी तरह मिलाकर सुबह खाली पेट सेवन करें। इसके सेवन के बाद हल्का गर्म पानी पिएं। ये प्रयोग आंतों में चिकनाई पैदा करता है और कीड़ों को लकवाग्रस्त करके मल के रास्ते बाहर निकाल देता है। इस दौरान मीठे और भारी भोजन का परहेज करें। छोटे बच्चों को ये देने से पहले वैद्य की सलाह अवश्य लें। दूसरा योग है पलाश पुष्प और मिश्री का शरबत। ये पेशाब में जलन और रुक रुक कर पेशाब आने की समस्या के लिए है। इसका संदर्भ सिद्ध योग संग्रह में मिलता है। इसके लिए आप 10 ग्राम सूखे पलाश के फूल और 10 ग्राम धागे वाली मिश्री लें। दोनों को 1 गिलास पानी में रात भर भिगो दें और सुबह मसलकर छान लें। इस शरबत को सुबह खाली पेट पिएं। ये मूत्र मार्ग की गर्मी को शांत करता है और पेशाब खुलकर रहता है। इस दौरान लाल मिर्च और खटाई का सेवन पूरी तरह बंद रखें। ये किडनी के रोगियों के लिए भी सुरक्षित माना जाता है। तीसरा योग है पलाश क्षार और मूली का रस। ये गुर्दे की पथरी को तोड़ने का एक शक्तिशाली योग है, जिसका वर्णन सुश्रुत संहिता में मिलता है। पलाश की लकड़ी की राख बनाकर उसे पानी में घोलकर और निथारकर जो क्षार प्राप्त होता है, उसे पलाश क्षार कहते हैं। इसकी 250 मिलीग्राम मात्रा यानी 1 चुटकी क्षार को आधा कप मूली के रस में मिलाकर दिन में 2 बार भोजन के बाद लें। ये पथरी को चूरा चूरा करके बाहर निकाल देता है। इस प्रयोग के दौरान टमाटर और बैंगन का परहेज रखना चाहिए। ये प्रयोग बिना चिकित्सीय देखरेख के लंबे समय तक न करें। चौथा प्रयोग पलाश क्षार और सौंफ का काढ़ा है। ये पाचन तंत्र की गड़बड़ी और दस्त के लिए उपयोगी है। पलाश की छाल 5 ग्राम और सौंफ 5 ग्राम को 2 कप पानी में उबालें। जब पानी आधा कप रह जाए तो इसे छान लें। इसे दिन में 2 बार भोजन के बाद पिएं। पलाश की छाल कसैली होती है, जो आंतों को मजबूती देती है, और सौंफ पाचन को सुधारती है। ये गृहिणी रोग यानी IBS में बहुत लाभकारी है। इसके साथ दही और चावल का सेवन करना पथ्य माना जाता है। पांचवा योग है पलाश गोंद और आंवला चूर्ण। यह शीघ्र पतन और धातु दुर्बलता के लिए है। इसका संदर्भ चरक संहिता के वाजीकरण अध्याय से जुड़ता है। 1 ग्राम पलाश का गोंद और 3 ग्राम आंवला चूर्ण को 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर चाटें। इसे सुबह और शाम दूध के साथ लेना चाहिए। आंवला रसायन है और पलाश गोंद स्तंभक है, यानी रोकने वाला है। ये शुक्र धातु को गाढ़ा करता है। इस प्रयोग के दौरान खट्टी चीज़ों और आचार का सेवन ना करें। छठा योग है पलाश फूल और गुलाब जल। ये चेहरे की झाइयों और मुहासों के लिए एक लेप है। पलाश के ताज़े या सूखे फूलों को गुलाब जल के साथ पीसकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर 20 मिनट तक रखें और फिर ठंडे पानी से धो लें। ये त्वचा के अतिरिक्त तेल को सोख लेता है और पित्त के कारण होने वाले मुहासों को शांत करता है। इसे हफ्ते में 3 बार लगाया जा सकता है। धूप में निकलने से बचें जब आपने ये लेप लगाया हो। सातवां योग है पलाश मूल और काली मिर्च। ये सांप या बिच्छू के विष के प्रभाव को कम करने के लिए प्राथमिक उपचार के रूप में जाना जाता है, लेकिन डॉक्टर के पास जाना अनिवार्य है। पलाश की जड़ को पानी में घिसकर उसमें 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर मिलाएं। इसे दंश वाले स्थान पर लेप करें और 2 चम्मच पिला भी दें। ये विष के वेग को धीमा करता है। ये केवल आपातकालीन स्थिति के लिए है। 8वां योग है पलाश बीज और नींबू का रस। ये दाद, खाज और खुजली के लिए है। पलाश के बीजों को नींबू के रस में घिसकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को प्रभावित स्थान पर लगाएं। ये बहुत तेज जलन कर सकता है, लेकिन ये फंगल इन्फेक्शन को जड़ से खत्म करने में सक्षम है। इसे लगाने के बाद उस स्थान को खुला रखें। संवेदनशील त्वचा वाले लोग इसे लगाने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लें। 9वां योग है पलाश के पत्तों का साग और घी। ये बांझपन की समस्या या गर्भाशय की कमजोरी के लिए लोक परंपराओं में प्रचलित है। कोमल पलाश के पत्तों को घी में भूनकर उसका सेवन भोजन के साथ किया जाता है। ये शरीर में आंतरिक सूजन को कम करता है और प्रजनन अंगों को ताकत देता है। इसे मासिक धर्म के बाद शुरू करना चाहिए। 10वां योग है पलाश भस्म और शहद। ये सांस की बीमारियों और कफ जमने की समस्या के लिए है। पलाश की लकड़ी को जलाकर बनाई गई भस्म को कपड़े से छान लें। 1 चुटकी भस्म को 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर दिन में 3 बार चाटें। ये फेफड़ों में जमे हुए कफ को पिघलाकर बाहर निकाल देता है और सांस लेने में आसानी होती है। इसके सेवन के बाद ठंडा पानी बिल्कुल न पिएं। अब हम आधुनिक विज्ञान और शोध की दृष्टि से पलाश को समझते हैं।
आधुनिक प्रयोगशालाओं में हुए शोध बताते हैं कि पलाश में ब्यूटिन और आइसोब्यूटिन जैसे महत्वपूर्ण फ्लेवोनाइड्स पाए जाते हैं। इसके फूलों में ब्यूटिन नामक तत्व होता है जो शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है और त्वचा को अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। विज्ञान ये भी मानता है कि इसके बीजों में पैलासोनिन नामक तत्व होता है जो पेट के कीड़ों, विशेषकर राउंड वर्म को मारने में एलोपैथिक दवाओं के समान ही प्रभावशाली है। आधुनिक रिसर्च ये भी पुष्टि करती है कि पलाश का अर्क लिवर को सुरक्षा प्रदान करता है और शरीर में सूजन पैदा करने वाले एंजाइम्स को रोकता है। ये प्राचीन ऋषियों के ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का एक अद्भुत संगम है। मैं अपने सभी दर्शकों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। भारत एक विशाल देश है और हर क्षेत्र में इस पौधे का अलग नाम हो सकता है। आपके गांव या शहर में पलाश को किस नाम से जाना जाता है? और क्या आपके यहाँ होली पर इसके फूलों का प्रयोग होता है? कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा को डॉक्यूमेंट करने में मदद करेगा। हमारा उद्देश्य केवल वीडियो बनाना नहीं है, बल्कि आयुर्वेद के इस लुप्त होते ज्ञान को फिर से हर घर तक पहुंचाना है। इस पवित्र मिशन में हमारा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि स्वास्थ्य का ये खजाना आपसे छूट ना जाए। अगर आप शहर में रहते हैं और आपको शुद्ध पलाश के फूल, बीज या गोंद नहीं मिल पा रहा है, तो आपकी सुविधा के लिए हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ विश्वसनीय ऑनलाइन लिंक दिए हैं जहां से आप इसे मंगवा सकते हैं। अंत में एक जरूरी डिस्क्लेमर। इस वीडियो में दी गई समस्त जानकारी प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक शोधों पर आधारित है और ये केवल शिक्षा और जागरूकता के उद्देश्य से है। हर व्यक्ति के शरीर की प्रकृति अलग होती है, इसलिए किसी भी औषधीय प्रयोग को शुरू करने से पहले किसी योग्य नाड़ी वैद्य या आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। स्वचिकित्सा कभी-कभी हानिकारक हो सकती है। अगले वीडियो में हम एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बात करेंगे जिसे हिमालय का सोना कहा जाता है और जो रातों रात आपकी ऊर्जा को दोगुना कर सकती है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या है? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें। जय आयुर्वेद।